डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये पेपर है आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 1 का पेपर है, टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी पॉलिटिकल साइंस की, उसी के तहत इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर बेहद बेहद नजदीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। आप रोज सॉल्व करें, मैं तो कहूँगा रोज एक बार जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है और आपको कितना पढ़ने और समझने की और जरूरत है। तो याद रखिए, तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। चलिए आगे, जीएस का हम लोग नहीं देखेंगे इसमें। और देखिए, आपका पेपर जो है बेहद नज़दीक है, और मैं कहूँगा कि जो भी 14, 15, 16 दिन का समय है, आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि रोज कितना हमको पढ़ना है, और कम से कम 12 दिन पहले तक, और पेपर 15 दिन है और 12वें दिन तक आप अपने सिलेबस को एक बार जरूर रिवाइज कर सकते। इतना आपका स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि 10-12 दिन के अंतर्गत आप अपने सिलेबस को एक बार जरूर रिवाइज कर सकें। चलिए, एक इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो औसतन से ज़्यादा लंबा हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप समझिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके से पढ़ रहे होंगे तो जो काम नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको अपना रवैया या तरीका बदलना पड़ेगा, बीपीएससी की पैटर्न को समझना पड़ेगा। बीपीएससी आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। टीआरई 1 का पेपर तो थोड़ा भी इजी है, लेकिन टीआरई 2 का पेपर देखेंगे तो उसका कंसेप्ट और टफ है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन देखिए कि 41 से लेकर 120 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कि दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी हुई है। तो दंड शास्त्र परंपरा जो है किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपका देखिए, जो दंड शास्त्र परंपरा है कौटिल्य का है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये जुड़ी हुई है। अर्थशास्त्र में जो उनकी राजनीतिक परिदृश्य में और राजनीतिक यथार्थ राजनीतिक के रूप में उन्होंने लिखा, जो कि ये स्वयं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके ये प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री या प्रधान मुखिया कहें या प्रधान सलाहकार कहें, यानी ये उनके प्रधान अमात्य थे, जो कि भारतीय राजनीतिक दर्शन में प्रथम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य। दूसरा प्रश्न देखिए, पडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं। जो मार्सिलियस पडुआ है, दो कौन कौन से मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करता है। तो मुख्य प्रकार के जो कानून हैं कौन कौन से, ये मार्सिलियस पडुआ के हिसाब से। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी, प्राकृतिक और दस्तावेजी कानून को वो दो मुख्य प्रकार के कानून की बात करता है, या दो कानून के दो मुख्य प्रकार बताता है। कौन कौन से, प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। द स्पिरिट ऑफ लॉज की पुस्तक किसकी है, जो इसका लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपके मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, और उसी के आधार पर जो आपके यूएस की राजनीतिक व्यवस्था है, कांग्रेस है, इसी पर आधारित है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर। 44 देखिए, कि उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है, यानी उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है, यानी उदारवाद का जन्मदाता कौन है। तो आपको पता है कि उदारवाद का जन्मदाता
जन्मदाता जॉन लॉक हुआ और इसके पूछ रहे बौद्धिक संस्थापक कौन, तो इसमें आपका एडम स्मिथ जुड़ जाएगा। जॉन लॉक और एडम स्मिथ उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक माने जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्लूरलिस्ट विचारक नहीं है? बोधी, फिगिस या लास्की, यानी जो आपके जो जीन बोधा, ये कौन है? सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ये जीन बोधा की पुस्तक है जिसमें उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की और उसकी विस्तृत व्याख्या की। इस वजह से इनको संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है, जो कि फ्रांसीसी विचारक हैं। ये आपके बहुलवादी विचारक नहीं बल्कि लास्की और फिगिस बहुलवादी विचारक हुए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बोधा। क्वेश्चन नंबर 46, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? प्लेटो की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपसे बार बार पूछता है। तो प्लेटो ने कौन कौन सी किताब लिखी? तो उसका है द रिपब्लिक, उसने पुस्तक लिखी है द रिपब्लिक। उसकी फेमस द स्पीच ऑफ लॉ और नहीं सॉरी द लॉज, द स्टेट्समैन और रिपब्लिक उसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है प्लेटो की। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कि राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो राज्य व्यवस्था यानी राजनीतिक सिद्धांत में से जितने भारतीय लेखक हैं यानी राजनीतिक विचारक, उनमें हॉब्स के सबसे निकट कौन माना जाता है? ये होंगे आपके कौन? कौटिल्य, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कि किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया है? किसने? मनुस्मृति, कौटिल्य, नागार्जुन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर देने वाले आपके कौटिल्य हुए। ऑप्शन बी सही हुआ, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 49, अरस्तु के गुरु कौन थे? आपको पता ही है कि अरस्तु के गुरु कौन है या कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु कौन हुए? तो सुकरात हुए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 50, इस संप्रभु राज्य व्यवस्था क्या है? संप्रभु राज्य व्यवस्था क्या है? 50 देखिए, कि संप्रभु राज्य व्यवस्था आपको समझना होगा कि जो एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। यानी जो संप्रभु राष्ट्र राज्य है एक अपने आप में सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका उस जितना भी क्षेत्र में समाहित जो क्षेत्र और जो जनता है उस पर उसका अपना विशेष नियंत्रण है और उसमें वो किसी के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कि इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? वैश्वीकरण, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, एक से अधिक या प्रयुक्त में से कोई नहीं। ये जो सिद्धांत आपका संप्रभुता का सिद्धांत है जो कि ऑप्शन नहीं है, ये राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। 52 देखिए, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? बेहद आसान सा प्रश्न है। देखिए टीआरई 1 में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, थोड़े क्या लगभग एवरेज कल कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टीआरई 2 में जो आया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया। इस बार टीआरई 3 का आप देख लीजिए, हो सकता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ जाए, इसलिए आप क्वेश्चन देख के समझिए। और आगे भी हम लोग टीआर 2 का पेपर भी सॉल्व करेंगे, चैनल पर बने रहिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। 52, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो आपको पता है कि एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण कौन सा इसमें से? तो सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा हित के किए गए निर्णय का उदाहरण है कि अपने क्षेत्र में सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका सबसे सुस्पष्ट व्याख्या कौन करता है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है, इससे कौन सा सिद्धांत संबंधित है इस प्रकार के विचार से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद। रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक हंस जे मार्गेंथाउ हुए। उनकी एक फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, 1948 में प्रकाशित हुई। विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो पूछ रहा है। तो विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व होते हैं, एक तो आपके आर्थिक हित के आधार पर और सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के आधार पर आपके विदेश नीति के निर्धारण किया जाता है या उनके निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। 57 ए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। कौन? तो है आपका अर्थव्यवस्था और व्यापार, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था और व्यापार। जैसे चीन चाह कर भी मतलब कि भारत के रिश्ते से कठोरता उत्पन्न नहीं कर सकता या कठोरता के साथ परंतु उसकी नीतियों को बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मेरा व्यापार भारत में सबसे ज्यादा है और नहीं होगा तो अगर भारत में बंद कर दे तो उसको व्यापार घाटा होगा। इस वजह से ये विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, प्रभावित करता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है। साम्राज्यवाद की विशेषता इसमें से कौन सी है। तो 58 का राइट आंसर होगा उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा ही ये साम्राज्यवाद की विशेषता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 अलगाववाद क्या है, एलिनेशन क्या है। तो अलगाववाद जो है आपका क्या है, एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारिता पर जोर देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की भूमिका क्या है। यह है कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है। चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन कौन करता है। तो है कि यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 62 कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था। ऑप्शन देखिए, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन है ट्रूमैन सिद्धांत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था। यानी बांडुंग सम्मेलन में तो अपनाया गया लेकिन प्रथम सम्मेलन जो आपका हुआ उसमें क्या कौन सा सिद्धांत नहीं था। इसमें नहीं था आपका शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व, बाकी दोनों हैं और ये नहीं था आपका। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया। शीत युद्ध यानी जो कोल्ड वॉर शब्द है सर्वप्रथम किसके द्वारा बोला गया या
गढ़ा गया या इसमें शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बर्नार्ड बरूच। अगला प्रश्न कि 65 कि राष्ट्रों को क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि यानी जो राष्ट्र हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए करते हैं, क्या कारण बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? किस एक को छोड़कर? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं 10, वो उनका कार्यकाल कितना होता है? ये पूछा गया है। ये होता है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 कि किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए यथार्थ अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये होगा आपका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है कि जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। यह विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो। क्वेश्चन नंबर 69 का इसका क्या आंसर होगा? तो 69 का राइट आंसर होगा इसमें एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? वर्तमान में पूछा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा जो इस हिसाब से इसने बीपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन ई दिया है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है व्यापक रूप से किस धर्म का पालन किया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में? तो वैसे इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए निम्नलिखित में से किस देश में किसने देश में अप्रसार संधि हस्ताक्षर नहीं किया है? निम्नलिखित में से किन देशों में से किसने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? एनपीटी पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया? 71 है। ये है आपका भारत। भारत ने अब तक इस पर सिग्नेचर नहीं किया है परमाणु संधि अप्रसार पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए? किसका एक कोट था? एपीजे अब्दुल कलाम, जेसी बोस या सीवी रमन? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ई राइट आंसर होगा बीपीएससी के हिसाब से ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 73 इष्टतम टैरिफ क्या है? 73 है कि इष्टतम टैरिफ क्या है? कि स्वदेश के प्रस्ताव वक्र को लागू करने वाले टैरिफ की लोचदार सीमा में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस संभावना को ध्यान में रखता है कि भागीदार देश अपने स्वयं के सुरक्षात्मक उपायों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा? ये भी गलत है। प्रभावशाली देश की कुल निर्यात बिक्री को अधिकतम करता है? ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ई ऑप्शन बताया बीपीएससी ने उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 74 है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को हम क्या कहते हैं? निकासी का प्रमाण पत्र, मूल का प्रमाण पत्र या प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल का प्रमाण पत्र। ठीक। 75 देखिए, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला, ये विश्व के मामले में पूछा है, भारत के संदर्भ में पूछ सकता है कि पहला परमाणु या भारतीय परमाणु संयंत्र को क्रम से लगाइए, यानी सबसे पहले कहाँ हुआ, फिर उसके बाद यह दे देगा कौन सा परमाणु केंद्र कहाँ है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओब्निस्क, रूस। ऑप्शन ए, सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगा? ओब्निस्क, रूस में। क्वेश्चन नंबर 76 है, कि इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? लास्की, ग्रीन या इमैनुअल कांट? ये फेमस कोट है और बेहद जाना पहचाना क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य अपने उन अधिकारों से जाना जाता है कि वो अपने नागरिकों को किस प्रकार बनाए रखता है, किस प्रकार देता है। तो ऑप्शन ए होगा लास्की। क्वेश्चन नंबर 77, कि किसने कहा कि जो भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नीति का फैसला पानी या सागर पर होगा? किसका कथन है ये? तो ये फेमस कोट है आपका पीएस जयराम, सॉरी अल्फ्रेड महान का। ऑप्शन बी, अल्फ्रेड महान का बीपीएससी के हिसाब से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? यानी ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंद महासागर को क्या क्या नाम दिया, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा नाम उसने नहीं दिया? तो 78 राइट आंसर होगा, ब्रिटिश हिंद महासागर को ब्रिटिश झील कहते थे, ग्रेट ब्रिटेन कहते थे और दुनिया का बादशाह भी कहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ई, कोई नहीं, सभी नाम दिया गया उसके द्वारा। 79 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पास किया गया या पेश किया गया? तो 79 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं, ये हम लोग पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का पेपर है ये। ठीक, इसमें लगभग आपके क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, लेकिन टीआरई 2 का प्रश्न थोड़ा सा इससे बेहतर थे, यानी कारण उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा इसलिए थी कि वो सभी क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्ट बेस्ड थे, इसलिए आप इस पेपर के हिसाब से और जो टीआरई 2 का पेपर है उसको भी देख लीजिए, फिर आप अपनी तैयारी को थोड़ा और नई दिशा दीजिए कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बार का जो आपका है लगभग एस्टेट क्वालिफाई हैं, लगभग बचे हुए लोग हैं आपके 3600 के आसपास टीआरई 3 में, और लगभग सीट आएगी 1200, लगभग एक सीट पे 3 कैंडिडेट का कंपटीशन है, तो आपका आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कीजिए बस। जीएस आप खासकर थोड़ा जीएस पे भी फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से किसने विचारधारा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? विचारधारा जो आइडियोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डी ट्रेसी, फ्रांसिस बेकन या कार्ल मैनहाइम? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डी ट्रेसी महोदय हुए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विश्व विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? यानी युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेश नीति का प्राथमिक या मुख्य लक्ष्य क्या था? तो था आपका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके पश्चात जो अमेरिकी विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक लक्ष्य था कि
इस साम्यवाद के प्रसार को रोकना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है या निर्देशित है। भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामरिक स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। लुक ईस्ट नीति का जो कि नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये माननीय आपके नरसिम्हा राव की सरकार की पॉलिसी थी और इसी को कार्यान्वयन रूप में लाने का प्रयास किया गया। लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संज्ञा किसको दी गई, किसके द्वारा, किस सरकार के द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सरकार थी, उसमें इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया। केवल देखना नहीं बल्कि इसको व्यवहार में लाना है, कार्यात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना है, एक्ट ईस्ट नीति। क्वेश्चन नंबर 84 कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है। व्यवहारवाद, तर्कसंगत, विकल्प सिद्धांत या संरचनात्मक, कार्यात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है, यानी किस देश में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है या राष्ट्रपति शासन या वहां का राज्य का मुख्य राष्ट्रपति होता है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या मैक्सिको। तो याद रखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 85 है, कनाडा में प्रधानमंत्री है, यूनाइटेड किंगडम में भी प्रधानमंत्री है, लेकिन मैक्सिको में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मैक्सिको। अगला प्रश्न है 86 भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारतीय संविधान का जो सिंबल है क्या है, संविधान का परिचय, मौलिक अधिकारों का एक बयान या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो प्रस्तावना आपका भारतीय संविधान का बतौर आप उसको संविधान का परिचय कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 साथियों फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही शेयर करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, बेहद आसान सा प्रश्न पूछा गया आपसे। 88 देखिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, किसका? परंपरावाद का, व्यवहारवाद का या उदारवाद का। 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यवहारवाद का, जो कि इसके जनक डेविड ईस्टन हुए और इसमें सुधारात्मक प्रक्रिया जो अपनाई गई उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद हुआ, पोस्ट बेहलिज्म, जिसके स्वयं डेविड ईस्टन भी जनक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 89 कि किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा होता है के रूप में वर्णित किया है। देखिए दोनों क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में आया है, यानी किसने लोकतंत्र को सरकार के एक हिस्सा, सभी के हिस्से के रूप में व्याख्या किया है, जिसमें सभी का हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये बीपीएससी ने बताया इसका इनमें से कोई नहीं, 89 का राइट आंसर। वैसे ये जॉन सिले का भी कथन है, ये बीपीएससी ने इसका ये आंसर बताया। वैसे क्वेश्चन नंबर 90 भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की। किस पड़ोसी देश ने? तो ये था आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी।
तत्कालीन समय में पाकिस्तान था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कि संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। यानी देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है घुमा के कि आप कह सकते पहले संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता था, प्रथम बैठक इसकी कब हुई? ठीक, तो दिसंबर 1946। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दिसंबर 1946 से संविधान सभा विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 92 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। कब? यानी उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको जाना जाता है। और ये कब रखा ये आपसे पूछ रहा है। तो 92 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कि किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की थी? ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है। सार्वभौम घोषणा पत्र, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र लागू किया इसने कब? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1946 को ये हुआ था। 10 दिसंबर 1946। ठीक, ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। ई प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 94 कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? 14, 15 या 16? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15। अनुच्छेद 15 में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो एक 5 प्रकार के रिट जो उल्लेख है रिट भारतीय संविधान में किया गया अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या निषेधाज्ञा और अधिकार प्रेक्षण, और एक है आपका अधिकार प्रेक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रेट है, एक से अधिक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96 है एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? जिला कलेक्टर का जो पोर्टफोलियो या जिला मुख्यालय की व्यवस्था सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? तो कलेक्टर का जो कार्यालय बनाया गया था किसके द्वारा? ये थे आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? जब राज्य की उत्पत्ति और उसका संचालन ईश्वर के निर्देशों के द्वारा किया जाता है तो उस सिद्धांत को हम राज्य की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लुई 14वां इसका समर्थक हुआ, कहता था मैं ही राज्य हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? किया गया है। तो यानी याद रखिएगा जो सिद्धांतकार राज्य को समूहों का समूह या संघों का संघ मानते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? बहुलवादी बोलते हैं। संघवादी मत बोल दीजिएगा, बहुलतावादी या प्लूरलिस्ट बोलते हैं, ये बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 99 है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। यानी किस राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारण बनी जिससे राज्य का निर्माण हुआ? ये था आपका विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 कि राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? ये है आपका किससे? बेहद आसान सा प्रश्न है। यह है आपका बल सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही होगा शक्ति सिद्धांत के बारे में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि राज्य की उत्पत्ति के लिए शक्ति ही या बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 102, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? यानी कौन सा सिद्धांत की ये विशेषता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस सिद्धांत के समर्थक हैं वो राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं और राज्य की बुराई है, ये आदर्शवादी है। ठीक, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये भी उसमें कोट है। क्वेश्चन नंबर 103 कि राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? यानी राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन हुआ या फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन हुआ? ये थे आपके जॉन लॉक, इनको उदारवाद का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। यानी जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते, इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो विचारक हैं उनको पहचानिए, उनके समूह को पहचानना है। तो आपको पता ही है कि हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये तीनों ही सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? यानी राज्य जो है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने वाला या शोषण करने की इकाई है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका कार्ल मार्क्स महोदय का है, मार्क्सवादी से। क्वेश्चन नंबर 106 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा अरस्तु राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बिल्कुल गलत है, ये हीगल का कथन है। हीगल आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, ये भी गलत है, ये मार्क्स का कथन है। गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित के रूप में प्रस्तुत करता है, बल्कि मार्क्सवादी सिद्धांत का न कि गांधी का। तीनों ही गलत है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, कोई सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित, एक से अधिक सब सुमेलित नहीं है, तीनों ही सुमेलित नहीं है। 107 देखिए, इनमें से किस चिंतक या विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल यानी सामान्य इच्छा में निहित होने की वकालत की है? देखिए प्रश्न कैसे घुमा दिया गया, आधा इंग्लिश और आधा हिंदी के रूप में। तो ये जनरल विल जो सामान्य इच्छा से संबंधित विचारक हैं आपके रूसो महोदय हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 108 कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? किसके साथ? यानी घरेलू विदेशी एजेंटों से स्वतंत्रता और सभी से स्वतंत्र है, वो कौन सा है? संप्रभुता, अधिकार या प्राधिकरण? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर ऑप्शन ए संप्रभुता। अपने बाह्य मामलों में और घरेलू और विदेशी मामलों में स्वतंत्र होता है संप्रभु। क्वेश्चन नंबर 109 उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन बोधा, द सिक्स बुक कंसर्निंग द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 यह कथन किसने दिया कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए? इस कथन किसका है? तो इसी को बोलते हैं एक तरफ से राजनीतिक संप्रभुता। ठीक, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में थोड़ा सा अंतर होता है। इस कोट के समर्थक है एवी डाइसी, ऑप्शन सी उपयुक्त कथन आपका एवी डाइसी, जो कि रूल ऑफ लॉ के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? संप्रभुता के सिद्धांत को उसने खारिज कर दिया या उसका विरोध किया या उसको स्वीकार नहीं किया? तो जेन बोधा और ऑस्टिन ये दोनों उसके समर्थक हैं, लेकिन लास्की जो है संप्रभुता के सिद्धांत को उसने खारिज कर दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हेराल्ड जोसेफ लास्की। क्वेश्चन नंबर 112 पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? जो पूना पैक्ट है आपका किससे संबंधित है? ये आपका महात्मा गांधी
और बी आर अम्बेडकर से संबंधित है पूना पैक्ट। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इन भारत में पहली बार सांप्रदायिकता यानी संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने की जो परिकल्पना है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दी गई और यहीं से आपका भारतीय राजनीति में और देश में सांप्रदायिकता का बीजारोपण का उद्भव हुआ, सूत्रपात हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि निम्न में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है या सांप्रदायिकता के विकास में कौन सा कारण योगदान देता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति सही है, इससे भी सांप्रदायिकता का विकास हुआ। विभाजनकारी राजनीति की वजह से भी और तुष्टिकरण की राजनीति, ये तीनों ही कारण भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी हैं। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 115 115 कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 115 का क्या आंसर होगा? ये होगा एक तो जम्मू कश्मीर का भी और लद्दाख का भी, एक से अधिक राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी होगा एक से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 116 जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। जो जातियां हैं वो राजनीतिक लामबंदी का एक प्रमुख कारण बनती हैं। यह कथन निम्न में से किसका समर्थन करता है? सांप्रदायिकता का, क्षेत्रवाद का या जातिवाद का? तो ये होगा आपका जातिवाद का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 117 117 भारतीय सरकार ने किस पहचान के मानदंड को निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की? 117 का काका कालेलकर की आयुक्ति क्यों या उसका किसकी पहचान के लिए नियुक्ति की गई? इसको हम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की, इस वजह से इसको कालेलकर आयोग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क क्या है? वो है कि जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण इंटरेस्ट एग्रीगेशन के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीपीएससी TR1 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप TR3 के जो एस्पिरेंट हैं आपको TR1 TR2 का पेपर बराबर सॉल्व करते रहना चाहिए और उसको एनालिसिस करना चाहिए कि कैसे प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आगे किसी टॉपिक से अगले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हम इसको सॉल्व करें और आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और 5 ऑप्शन वाले मॉडल पेपर भी सॉल्व करें, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए कि मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भी देखिए, काका कालेलकर आयोग भी कुछ प्रश्न आया उससे, और ये आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं इसको, जो कि मंडल आयोग की अध्यक्षता में हुआ। तो इसको किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज साथियों, आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस क्वेश्चन 120 है कि राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? राजनीतिक दलों का गठन और फिर चुनाव के दौरान जाति के आधार पर टिकटों का आवंटन
इस बात की पुष्टि या इस बात को दर्शाता है कि जातिवाद, ऑप्शन बी होगा, कास्टिज्म, ऑप्शन बी। ठीक, तो साथियों ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सम राजनीति विज्ञान, ठीक, जिसको पेपर 2, और ये सामान्य अध्ययन का हमने नहीं देखा, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर टीआरई, ये टीआरई 1 का पेपर था। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और प्रश्नों को देखिए, गौर कीजिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, कितना आपकी तैयारी बेहतर है या कहाँ कौन सी कमी रह गई उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।